हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए अपभ्रंश भाषा और उनकी विशेषताएं से संबंधित 35+ MCQ यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाला अभ्यास करने वाला जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंदर पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, तो किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए जो मैंने यूट्यूब में अभी उपलब्ध कर चुका हूँ। कम से कम 26 से 27 टॉपिक है, ठीक है। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे क्या क्या टॉपिक है उसमें। ओके, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप फॉर परचेसिंग पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली मैसेज के थ्रू। शुरुआत करते हैं हम लोग। अपभ्रंश भाषा के बारे में सत्य क्या है जी? तो यहाँ पर जितनी बातें लिखी हुई अपभ्रंश भाषा के बारे में सारे के सारे सही लिखे हुए हैं। यह उकार बहुला है, बिल्कुल सही है। वियोगात्मक भाषा है, बिल्कुल सही है। इसमें लिंग और वचन के दो दो भेद हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। असंगत का चयन करना आपको, मैंने 4 विकल्प है, उसमें से एक विकल्प असंगत है। तो यहाँ ये वाला क्या है ना, विकल्प सी, यह असंगत है। बाली ये सब संगत है। अब देखिए, अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवभट हो जाएगा। दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश भाषा का छंद है। प्रश्न संख्या 5, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकृत हो जाएगा। विभक्ति उकार बहुला भाषा के रूप में निम्न से कौन सी प्रसिद्ध है? तो अपभ्रंश प्रसिद्ध है। संस्कृत के अति जटिल कारक व्यवस्था में किसमें अति सरल हो गई थी? अपभ्रंश में। अपभ्रंश की कौन सी ध्वनि विलुप्त है? तो ये दोनों जो है ना, तालब सा मूर्धन्य जो है ना, यह विलुप्त है। प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश में री का स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया था? री का कच्चा। प्रश्न संख्या 10, अपभ्रंश की ध्वनि मूलतः कौन सी विभक्तियों में संस्कृत ओ का उ होना जाना प्रवृत्ति का परिणाम है? प्रथमा। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितनी बातें लिखी हुई है सारे के सारे सही लिखे हुए हैं, तो यह उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इसी विशेषता से आपके संबंधित प्रश्न बनेंगे। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौमचर्यु। प्रश्न संख्या 13, अपभ्रंश भाषा का काल है? तो विकल्प सी 500 ईसा से 1000 ईसा तक। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, अपभ्रंश शब्द के प्राचीनतम में प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो पतंजलि। अपभ्रंश के भेदनागर और उपनागर और वाचक किसने दिए हैं? तो मार्कंडेय ने दिए हैं। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश प्रयास का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 6वीं शताब्दी। अवट में अपभ्रंश की सभी ध्वनियों के अतिरिक्त आई और ऊ की संधि से बने शब्दों से कौन सी ध्वनियां निकलती है? ए और औ। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा। अब देखिए, रचना और रचनाकार के दृष्टि सुमेलित नहीं है, देख लीजिए आप यहां से। यहां पर ये जो है ना, ये गलत लिखा है, बाकी तीनों सही है। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? 8 स्वर थे। कहीं कहीं अपभ्रंश के 10 स्वर भी बताए जा रहे हैं, दिया जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांतिक काल।
पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो अपभ्रंश। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद दिए हैं? तो 2 भेद दिए हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो जोइंदू ने किया है। अपभ्रंश में कौन कौन व्यंजन नहीं थे? तो ये व्यंजन नहीं थे। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो जैन साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश भाषा के बारे में सही कथन है। तो अपभ्रंश भाषा की साहित्य रचना का उल्लेख सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ या पतन। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना 8वीं सदी से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का साहित्य रचना का 13वीं सदी में तक जारी रहा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ये विशेषता से है, इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश में एक शब्द के कितने रूप मिलते हैं? 6 मिलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ये है 36 नंबर। किस भाषा को प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो अपभ्रंश। तो ये था आपके अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं से संबंधित एमसीक्यू। इसे अगर और भी एमसीक्यू बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी देखने को जरूर मिलेंगे। जिन लोगों के इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए कांटेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली मैसेज करने आपको, या आपके पास टाइम है तो खुद से भी नोट कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम कमी है या समय कम है तो वो पीडीएफ से पढ़ के जल्दी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको टॉपिक तो पढ़ने होंगे बुक से, उसके बाद सारे एमसीक्यू लगा लीजिए। आपका कहीं भी छूटने वाला नहीं है प्रश्न। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।